नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको वो इम्पैक्ट या वो चेंजेस बताऊंगा जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद, किसके बाद, नई इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद भारत के बिजनेसेस पर पड़ने लगे थे। हमारी नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी वो 3 चीज़ों के बारे में बात करती है: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो चलिए इन तीनों चीज़ का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा था, क्या चेंजेस आने लगे थे बिजनेसेस में, उसके बारे में स्टडी करते हैं। हमारा पहला इम्पैक्ट था कि कंपटीशन जो था इंडियन मार्केट के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। कैसा हो गया था? इंक्रीज़ हो गया था। चलिए समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, कंपटीशन जो इंक्रीज़ हुआ था नई इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद, वो इसलिए हुआ था कि बिफोर 1991, यानी कि 1991 से पहले जो इंडियन बिजनेसेस जो हुआ करते थे उन्हें केवल और केवल अपने आपस में ही इंटरनल मार्केट कंपटीशन फेस करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन आफ्टर 1991, 1991 के बाद उन्हें बाहर से आई हुई मल्टीनेशनल कंपनीज का भी कंपटीशन फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कंपटीशन जो था वो इंक्रीज हो गया था। तो आइए चलिए समझते हैं कि हमारी बुक में इस चीज़ को कैसे डिफाइन किया गया है। देखिए, नई इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद इंडियन कंपनीज को सभी जगह से कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। एक तो इंटरनल मार्केट का कंपटीशन, ऊपर से मल्टीनेशनल कंपनीज का भी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, प्रायर टू 1991, 1991 से पहले भारत के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर थे या इंश्योरेंस सेक्टर थे या टेलीकम्युनिकेशन जो सेक्टर थे वो केवल पब्लिक सेक्टर के हाथों में हुआ करते थे, यानी कि गवर्नमेंट के हाथों में हुआ करते थे। अब ये बैंकिंग सेक्टर कौन से हो सकते हैं? जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो सकती है। ये इंश्योरेंस कौन सी चीज़ हो सकती है? LIC हो सकती है। ये टेलीकम्युनिकेशन कौन सी चीज़ हो सकती है? ये हमारा BSNL हो सकता है। ये सभी जो थे वो गवर्नमेंट सेक्टर के पास थे और मोनोपोली को एंजॉय कर रहे थे। मोनोपोली की सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर सेलर तो एक होता है और बायर कई सारे होते हैं। एक अनार 100 बीमार। ठीक है, तो इसीलिए होता ये था कि प्रोड्यूसर अपने मन से प्राइस को सेट करता था और मन चाहा प्रॉफिट उससे कमाता था, या सर्विसेज अपने मन चाहे दाम पर लोगों को प्रोवाइड करता था। लेकिन आफ्टर 1991 क्या हुआ कि बैंकिंग सेक्टर सिर्फ पब्लिक सेक्टर के हाथ में नहीं रहा, प्राइवेट बैंक्स भी मार्केट के अंदर उतर गई थी। टेलीकम्युनिकेशन में भी हच और ऐसी कंपनीज भी आ गई थी। हच का नया नाम वोडाफोन है। ठीक है, और ये सारी चीज़ों के आने के बाद कंपटीशन का जो रेट था, कंपटीशन का जो अनुपात था वो अचानक से इंक्रीज़ हो गया, उसमें एक स्पाइक आ गया। तो आशा करता हूँ हम अपना पहला इम्पैक्ट समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या है। हमारा नेक्स्ट इम्पैक्ट है मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, यानी कि 1991 के बाद जब नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई उसके बाद हुआ ये था कि हमारे मार्केट के अंदर कई सारे प्रोड्यूसर्स आ गए थे। कई सारे प्रोड्यूसर्स आ गए थे तो कस्टमर्स के पास कई सारी चॉइसेस आ गई थी। अगर कोई एक प्रोड्यूसर उसे रीज़नेबल प्राइस पे कोई गुड्स या सर्विस प्रोवाइड नहीं करा रहा तो वो दूसरे प्रोड्यूसर या सेलर के पास जा सकता था और डिमांड कर सकता था उस चीज़ की। यानी कि कस्टमर का जो नेचर था वो धीरे धीरे डिमांडिंग होने लगा, क्योंकि प्रोड्यूसर्स के आपस में भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन था और वो कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखना चाहते थे। 1991 से पहले होता ये था कि आपके मार्केट के अंदर थोड़े से ही प्रोड्यूसर होते थे, वो अपने हिसाब से चीज़ों को बनाते थे और अपने हिसाब से बेचते थे और कंज्यूमर को वो चीज़ खरीदनी होती थी क्योंकि उनके अलावा कोई भी वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करा रहा होता था। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं प्रोड्यूसर ओरिएंटेड मार्केट का होना।
लेकिन 1991 के बाद ये तस्वीर जो थी वो एकदम से बदल गई, क्योंकि प्रोड्यूसर कई सारे आ गए, और जब प्रोड्यूसर कई सारे आ जाते हैं इस सिचुएशन में कस्टमर्स के पास बहुत ज़्यादा अल्टरनेट या ऑप्शंस हो जाते हैं कई सारी जगहों पर चीज़ ट्राई करने के बाद उस चीज़ को परचेज करने के। तो ऐसी सिचुएशन में कस्टमर का जो नेचर होता है वो डिमांडिंग हो जाता है, और मार्केट धीरे धीरे इवॉल्व होते होते कस्टमर ओरिएंटेड बन जाता है। कैसा बन जाता है? कस्टमर ओरिएंटेड। तो इस चीज़ को हमारी बुक में कैसे डिफाइन किया गया है, ज़रा इसे समझते हैं। नई इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले कुछ ही इंडस्ट्रीज़ मार्केट के अंदर होती थी या प्रोडक्शन यूनिट हुआ करते थे, तो उसे हम प्रोड्यूसर ओरिएंटेड कहा करते थे। लेकिन नई इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद कई सारे बिजनेसमैन प्रोडक्शन लाइन में जुड़ गए, यानी कि प्रोड्यूस करने लगे। कई सारी फॉरेन कंपनीज भी भारत में आके इस्टेब्लिश हो गई, जिससे मार्केट का जो नेचर है वो धीरे धीरे शिफ्ट होते होते प्रोड्यूसर ओरिएंटेड से कस्टमर ओरिएंटेड हो गया। तो आशा करता हूँ कि ये वाला इम्पैक्ट भी आप समझ गए होंगे। हमारा अगला इम्पैक्ट है रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। इसका मतलब है कि 1991 के बाद टेक्नोलॉजी में भी बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आने लगे थे। ऐसा क्यों हुआ, ज़रा इसे समझते हैं। देखिए, 1991 से पहले होता ये था कि हमारे पास कंपटीशन बहुत छोटा होता था और केवल इंडियन कंपटीशन ही होता था, क्योंकि विदेशी कंपनियां भारत के अंदर अभी तक नहीं आई थी। 1991 से पहले की बात कर रहे हैं। हमारा कंपटीशन कैसा होता था? स्मॉल इंटरनल कंपटीशन होता था। तो उनके पास टेक्नोलॉजी भी लिमिटेड होती थी, जो आसानी से हर बिजनेसमैन एडप्ट कर सकता था। इस सिचुएशन में लेस टेक्नोलॉजी होती थी और इजीली एडप्टेबल टेक्नोलॉजी होती थी। तो ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी को लेकर अपग्रेड नहीं हुए थे 1991 तक। लेकिन आफ्टर 1991 जब एलपीजी आ गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो बाहर से जो विदेशी कंपनीज आई थी वो वर्ल्ड क्लास कंपटीशन दे रही थी, और जब वो बाहर से आई थी तो नई नई टेक्नोलॉजीज़ को भी लेकर अपने साथ आई थी। नई नई टेक्नोलॉजीज़ बेहतर सामान को प्रोड्यूस कर रही थी एज ए आउटपुट अपने कस्टमर के लिए। ठीक है, तो कस्टमर तो बेहतर चीज़ ही लेगा, ठीक है, और अच्छी टेक्नोलॉजी से बेहतर आउटपुट निकलता है। होता ये था ऐसी सिचुएशन में कि इंडियन बिजनेसमैन को भी वैसी ही टेक्नोलॉजी अपने पास एडप्ट करनी पड़ रही थी। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते वो तो मार्केट से धीरे धीरे वो नदारद हो जाते, यानी कि उनका सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल पड़ जाता। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं इसके अंदर बुक में क्या लिखा है हमारी। देखिए, नई इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले ये होता था कि कंपटीशन जो था वो केवल छोटा कंपटीशन था और अंदर के लोगों का ही कंपटीशन हुआ करता था। लेकिन नई इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद वर्ल्ड क्लास कंपटीशन मिलना स्टार्ट हो गया और कंपनीज को अपने अंदर सुधार के रूप में वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को एडप्ट करना पड़ रहा था। तो आशा करता हूँ ये वाला इम्पैक्ट भी आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट इम्पैक्ट। अगला इम्पैक्ट है नेसेसिटी फॉर चेंज। 1991 के बाद हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए चेंज लाना, खुद के अंदर चेंजेस लाना बहुत ज़्यादा आवश्यक, मैंडेटरी हो गया था। क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा होता है? डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब होता है जो लगातार बदलता रहता है, और 1991 के बाद चीज़ें बहुत तेज़ी से लगातार बदल रही थीं। तो 1991 से पहले की तस्वीर देखते हैं क्या थी। 1991 से पहले जो पॉलिसीज़ हुआ करती थी वो काफ़ी स्टेबल हुआ करती थी, यानी कि ना बदलने वाली या ना के बराबर बदलने वाली। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि मार्केट में कुछ नया हो ही नहीं रहा था, लोग पुराने ढर्रे से ही चीज़ों को सेल कर रहे थे। लेकिन आफ्टर 1991 जब बाहर से विदेशी कंपनियां भी भारत के अंदर आने लगीं और नई नई चीज़ें कस्टमर को इंट्रोड्यूस करने लगीं, तो हमारे जो इंडियन बिजनेसमैन थे या इंडियन कॉरपोरेट हाउसेस थे, उन्हें भी अपनी पॉलिसीज़ के अंदर टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशन करना पड़ रहा था।
तो चलिए समझते हैं कि बुक के अंदर इस चीज़ को कैसा डिफाइन किया गया है। 1991 से पहले बिजनेस इंटरप्राइज केवल स्थिर पॉलिसीज़ को अपने पास रखते थे या फॉलो करते थे। दैट मीन्स वो पॉलिसीज़ आसानी से बदलती नहीं थी और चेंज होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, लंबे समय तक सेम पॉलिसीज़ चलती आ रही थी। लेकिन 1991 के बाद जितने भी बिजनेस इंटरप्राइजेस थे उन्हें अपनी पॉलिसीज़ को, अपने ऑपरेशंस को टाइम टू टाइम मॉडिफाई करना पड़ रहा था। तो आशा करता हूँ ये वाला इम्पैक्ट भी आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं हमारा 5वां इम्पैक्ट। हमारा नेक्स्ट इम्पैक्ट है नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि 1991 के बाद ह्यूमन रिसोर्स यानी कि कंपनीज के अंदर के एम्प्लॉयज़, स्टाफ, उनको भी डेवलप करने की जो ज़रूरत थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। होता ये था दरअसल 1991 से पहले आपका ह्यूमन रिसोर्स जो है अगर वो ज़्यादा योग्य भी नहीं है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि मार्केट के अंदर कोई हैवी कंपटीशन नहीं था। ठीक है, प्रोड्यूसर ओरिएंटेड मार्केट था जैसा मैंने बताया, है ना। तो ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करती थी कंपनीज ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए। तो 1991 से पहले होता यही था कि आप लेस ट्रेंड एम्प्लॉयज़ या पर्सनल्स के साथ भी काम चला लेते थे। लेकिन 1991 के बाद आपको हर चीज़ में एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ने लगी, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मार्केटिंग एक्सपर्ट। आपको ह्यूमन रिसोर्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा था अगर आपको विदेशी कंपनीज़ के साथ अच्छे से कॉम्पीट करना था। तो इसके अंदर देखते हैं बुक में हमारी क्या लिखा है। देखिए 1991 से पहले इंडियन इंटरप्राइजेज जो थी वो काम चला लेती थी अगर लोग कम ट्रेंड हैं या इनएडिकेटली ट्रेंड हैं। पर्सनल्स का मतलब होता है यहाँ पे एम्प्लॉयज़ से, ठीक है। लेकिन नई मार्केट कंडीशंस जो थी वो चाहती थी कि ज़्यादा योग्य लोग, ज़्यादा स्किल के साथ लोग, ज़्यादा बेहतर ट्रेनिंग के साथ लोग कंपनीज़ के साथ जुड़ें। इसीलिए कंपनीज़ जो थी, इंडियन कंपनीज़ जो थी, उन्होंने सोचा क्यों ना ह्यूमन स्किल्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप या ग्रो किया जाए। तो आशा करता हूँ ये नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स हम समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट इम्पैक्ट। हमारा नेक्स्ट इम्पैक्ट है मार्केट ओरिएंटेशन। इसे समझते हैं। देखिए 1991 से पहले हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर होता ये था कि प्रोड्यूसर जो था वो सेलिंग कंसेप्ट अपनाता था। ये जो सेलिंग कंसेप्ट है ये सिमिलर है काफ़ी हद तक प्रोड्यूसर ओरिएंटेड वाले कंसेप्ट से। सेलिंग कंसेप्ट में ये होता था कि जो भी हमने बनाया है उसे हम सेल कर देंगे बाय हुक और क्रुक। हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, हमें आफ्टर सेल सर्विस से कोई लेना देना नहीं है, हम क्वालिटीज़ के साथ भी कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि सेलर की मोनोपोली चल रही थी, एकाधिकार चल रहा था। लेकिन आफ्टर 1991 क्या हुआ, हमारा जो ये कंसेप्ट था सेलिंग कंसेप्ट वो बदल गया मार्केटिंग कंसेप्ट में। ये जो मार्केटिंग कंसेप्ट है ये काफ़ी हद तक कस्टमर ओरिएंटेड कंसेप्ट से मिलता हुआ कंसेप्ट है। इसमें दरअसल ये होता था कि हम कस्टमर की नीड के हिसाब से चीज़ों को रिसर्च करते थे, कस्टमर की डिमांड के हिसाब से चीज़ों को रिसर्च करते थे, उसके बाद हम उस चीज़ को प्रोड्यूस करते थे। यानी कि हमारा कस्टमर की जो चाहत है या डिज़ायर जो है उस डिज़ायर के हिसाब से प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाएगा या प्रोड्यूस किया जाएगा जिससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कस्टमर को दिया जाए। कस्टमर की वांट क्या है, कस्टमर प्रोडक्ट के बाद वारंटी चाहता है, गारंटी चाहता है, आफ्टर सेल सर्विस चाहता है। ये जो सारी चीज़ें जो कस्टमर को खुश करने वाली होती हैं ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर कंसीडर की जाती हैं। यानी कि एक तरीके से ये कस्टमर ओरिएंटेड हो रही हैं चीज़ें, क्योंकि कंज्यूमर इज़ द किंग पिन ऑफ द मार्केट। राजा होता है कंज्यूमर मार्केट का, ठीक है। तो जरा सा देखते हैं कि बुक में इस चीज़ को कैसे डिफ़ाइन किया गया है। देखिए पहले कंपनीज जो थी वो सेलिंग कंसेप्ट अपनाती थी, फिर उसमें ये होता था कि वो प्रोड्यूस पहले करती थी और फिर मार्केट में सीधे सीधे उसे बेचने चली जाती थी। लेकिन 1991 के बाद मार्केटिंग कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। उसमें ये होता था कि
प्लान किया जाता था कि प्रोडक्शन कैसे होगा। और ये प्लान कैसे किया जाएगा प्रोडक्शन का, पहले आप मार्केट रिसर्च करेंगे कि मार्केट में लोग क्या चाह रहे हैं, उनकी नीड क्या है, उनकी वांट क्या है, उसके बाद एक फाइनल प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करके दिखा देते थे। तो आशा करता हूँ कि आप ये छठवां मार्केट ओरिएंटेशन भी समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट इम्पैक्ट। अगला इम्पैक्ट देखते हैं, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। देखिए 1991 से पहले क्या होता था कि पब्लिक सेक्टर जो था वो चाहे कैसी भी परफॉर्मेंस दे, ठीक है, चाहे प्रॉफिट ना लाके दे, फिर भी गवर्नमेंट जो थी उन्हें सपोर्ट करती थी, उन्हें फंड्स प्रोवाइड कराती थी, और जो भी उन्हें मदद की जा सकती थी सारी मदद जो है वो प्रोवाइड की जाती थी बाय गवर्नमेंट। लेकिन धीरे धीरे इससे बजट में काफ़ी ज़्यादा हानि होने लगी थी, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लगा था, ठीक है। तो हुआ ये कि गवर्नमेंट ने अपने हाथ धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर से खींचना चालू कर दिए, हटाना चालू कर दिए, विड्रॉ करना चालू कर दिए। ये 1991 के बाद होना स्टार्ट लगा था। होता ये था कि जो सेक्टर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे होते थे उन्हें ये कह दिया जाता था कि अगर ये चीज़ लगातार कंटिन्यूटी में बनी रही तो आपको डिसइन्वेस्टमेंट फेस करना पड़ सकता है। क्या चीज़ फेस करनी पड़ सकती है? डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका इन्वेस्टमेंट या उसकी पब्लिक सेक्टर का जो पैसा है वो धीरे धीरे निवेश कर दिया जाएगा, या उसकी अथॉरिटी जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी प्राइवेट सेक्टर की तरफ। जैसे कि रीसेंट एग्जांपल है इंडियन रेलवेज़, ये पहल हो रही है और काफ़ी हद तक इसमें सक्सेस भी पा रही है गवर्नमेंट। इंडियन रेलवेज़ अगर हो सका तो प्राइवेट धीरे धीरे हो जाएगी, क्योंकि इंडियन रेलवेज़ काफ़ी ज़्यादा नुकसान में चल रही है। चलिए देखते हैं बुक में इस चीज़ को कैसे डिफ़ाइन किया गया है। देखिए 1991 से पहले पब्लिक सेक्टर लॉस वगैरह जो झेलते थे उस लॉस की भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट उन्हें स्पेशल फंड्स वगैरह को सैंक्शन कर देती थी, जिससे कि उन्हें एक बजटरी सपोर्ट मिल जाता था उनके लॉसेस के लिए। लेकिन आज की तस्वीर ये है, पब्लिक सेक्टर को अगर सरवाइव करना है, ग्रो करना है, तो उन्हें अपने रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ करने ही पड़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें डिसइन्वेस्टमेंट फेस करना पड़ सकता है। सारी जो पावर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वाला इम्पैक्ट भी आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट इम्पैक्ट। हमारा नेक्स्ट इम्पैक्ट है एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। यानी कि जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, वो बहुत ज़्यादा आपको मनी अर्न करके दे सकता है, रिवेन्यू अर्न करके दे सकता है, और आपके सर्वाइवल में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ज़रा सा इसे समझिए। देखिए 1991 से पहले ये था कि जो बाहर चीज़ें भेजने का जो कल्चर था, यानी कि एक्सटर्नल ट्रेड करने का जो कल्चर था या एक्सपोर्ट करने का जो कल्चर था, वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। ऐसा इसलिए था, काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ लगती थी, काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लगा करते थे। इस वजह से यहाँ से एक्सपोर्ट से पैसा कमाना काफ़ी ज़्यादा कठिन हुआ करता था। लेकिन 1991 के बाद एक्सटर्नल ट्रेड जो था वो काफ़ी ज़्यादा फ्री हो गया, यानी कि लिबरल हो गया, काफ़ी ज़्यादा इसमें फ्रीडम मिल गई। कई तरीके के चार्जेस, टैक्सेस, इन चीज़ों को, ड्यूटीज़ हटा दी गई थी, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं बुक के अंदर इस चीज़ को कैसे डिफ़ाइन किया गया है। देखिए, द इंडियन बिजनेसमैन वॉज फेसिंग ग्लोबल कॉम्पिटिशन इन द न्यू ट्रेड पॉलिसी मेड द एक्सटर्नल ट्रेड वर वेरी लिबरल। यानी कि ग्लोबल कंपटीशन जब इंडियन कंपनीज़ को फेस करना पड़ा और नई ट्रेड पॉलिसीज़ आई, उसके तहत एक्सटर्नल ट्रेड जो था वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया था सभी के लिए, ठीक है। इसका रिज़ल्ट ये निकला था कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है, यानी कि फॉरेन रेवेन्यूज़ जो हैं, आप बाहर जो माल है उसे एक्सपोर्ट करेंगे, उसके बाद जो पैसा कमाएंगे वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगा था। और इंडियन कंपनीज़ ने भी, कई सारी इंडियन कंपनीज़ ने भी एमएनसीज़ को देखते हुए या फॉरेन कंपनीज़ को देखते हुए एक्सपोर्ट बिजनेस को अपनाया और उसमें सक्सेस को भी पाया।
ज़रा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनीज़ थी जिन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। वैसे तो अभी मार्केट के अंदर कई सारी कंपनीज़ एक्सपोर्ट करती हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल बड़ी बड़ी कंपनीज़ के ले लेते हैं। रिलायंस कंपनी अपने एक्सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। MRF मद्रास रबर फैक्ट्री काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। सीएट टायर्स काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और इनका काफ़ी अच्छा खासा होल्ड है, यानी कि पकड़ है एक्सपोर्ट के मार्केट पे, निर्यात के मार्केट पे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारे जो इम्पैक्ट हैं नई इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद, यानी कि LPG आने के बाद जो इम्पैक्ट हैं वो सारे समझ में आए होंगे। तो चलिए, मैं समझता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहीं पर अपने इस लेक्चर को क्लोज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। अगर आपको कोई डाउट है या आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नहीं अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं यार,